तो इसके पहले हमने यही यूपीपीसीएल जेईई ईसी का पेपर देखा था, बट ये पेपर हमारा शिफ्ट 2 का पेपर है। ओके, ये शिफ्ट 2 का पेपर है। अब यहाँ पे क्या है कि ओनली, मैं पहले भी बोल देता हूँ कि ओनली थ्योरी क्वेश्चंस। ओके, मतलब न्यूमेरिकल जो लॉन्ग आंसर वाले वो नहीं देखेंगे। ओके, आंसर की इसी में ही है तो डायरेक्ट उसको देखेंगे। तो 25 मार्च 2021 का यूपीपीसीएल जेईई ईसी का पेपर है शिफ्ट 2 का। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल्फ डुअल फंक्शन। एक होते हैं डुअल फंक्शन और एक सेल्फ डुअल, मतलब उसका आप डुअल लोगे फंक्शन का तो फिर से वो वही आ जाएगा। ओके, तो द फंक्शन मस्ट कंटेन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम्स, तो ये गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या क्या हमारा सही है, द फंक्शन मस्ट बी ए न्यूट्रल फंक्शन, तो वो एक न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए, ये सही है। इसका मतलब है कि एक सेल्फ डुअल फंक्शन एक न्यूट्रल फंक्शन होता है। द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू इट्स डुअल, ठीक है, ये तो डेफिनेशन मैंने बताई। द फंक्शन मस्ट नॉट कंटेन एनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम्स या टर्म्स, तो ये चीज़ सही है। तो उसके अंदर कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट नॉट कंटेन एनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम्स या टर्म्स। तो अब वो उसने क्या कह दिया कि ऑप्शन सी और डी में अब एक ही सही होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो फंक्शन डज नॉट कंटेन होना चाहिए, ठीक है, कंटेन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स ऐसा नहीं होता, ठीक है, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म नहीं होने चाहिए एक सेल्फ डुअल फंक्शन के पास। फिर ये क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर वाज इंट्रोड्यूस बाई, तो ओम ने दिया था, तभी उसको ओम्स लॉ कहते हैं। इन 1827 में ओम ने दिया था, साइंटिस्ट थे ओम। उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि डैश इज अ मेजरिंग डिवाइस विच कैन इवेल्युएट एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, पावर की बात आ गई, पासिंग थ्रू सर्किट। तो डीसी मीटर ऐसा नहीं करता, एयर फ्लो मीटर नहीं, एसी मीटर नहीं, वॉट आवर मीटर, ठीक है, वॉट यहाँ पे आ गया, तो पावर की जब बात कर रहे हैं ये आ गया। पासिंग थ्रू द सर्किट इन अ सर्टेन टाइम बाय इम्प्लीमेंटिंग इट वी कैन नो हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज बाय ए कंज्यूमर और अ रेसिडेंस और एन इलेक्ट्रिकली पावर्ड डिवाइस और बिजनेस। तो वॉट आवर मीटर जो होता है उससे कितनी पावर हमने मतलब खर्च करी है यूज़र ने, या फिर मतलब जिसका हम मेजर करना चाह रहे हैं उसका, तो वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो वॉट की वजह से इलेक्ट्रिकल पावर हम मेजर कर रहे हैं, तो वॉट वाला वॉट आवर मीटर। उसके बाद आता है नेक्स्ट की डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ थर्मल क्वांटिटी इनटू एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो थर्मल को वो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैकेनिकल प्रेशर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। तो ये जो चेंज कर देता है ये कौन सी चीज़, एक ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो दूसरे में चेंज कर देता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो फोटो मीटर नहीं, करंट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर नहीं, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होगा जो कि थर्मल एनर्जी को लेगा और उसको दूसरी किसी भी एनर्जी जैसे कि मैकेनिकल प्रेशर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। यहाँ पे ऑड निकालना है, तो देखो ये सारे डिजिटल डिवाइस हैं, फ्लिप फ्लॉप, माइक्रो प्रोसेसर, काउंटर, और ओपैम हमारा कैसा डिवाइस है, ओपैम हमारे एक एनालॉग डिवाइस है। तो ऑड वन आउट में ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कि द पावर एम्पलीफायर्स और पावर कंबाइनर्स व्हेन ऑपरेटेड एट और नियर सिचुएशन, जब ऑपरेट होते हैं और नियर सिचुएशन फॉर मैक्सिमम पावर एफिशिएंसीज आर नॉन लीनियर, तो वो नॉन लीनियर हैं जो हम पावर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। द नॉन लीनियरिटीज कॉजेज सिग्नल स्प्रेडिंग इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन एंड जनरेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया, आंसर छुपा होता है क्वेश्चन के अंदर ही। तो उन्होंने बात करी तो फ्रिक्वेंसी डोमेन आ गया कि द नॉन लीनियरिटीज जो है कॉज सिग्नल स्प्रेडिंग इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन, फ्रिक्वेंसी डोमेन में आपका सिग्नल स्प्रेड कर रहा है। ओके, तो इस वजह से सीधे से हो जाएगा FMDA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ओके, तो एंड जनरेट इंटरमॉड्यूलेशन IM फ्रिक्वेंसीज, और IM फ्रिक्वेंसीज को जनरेट कर देता है। तो ये हमारा FDMA में होता है, FDMA फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर ऐसा होता है। TDMA नहीं होगा, CDMA नहीं होगा और OFDMA भी नहीं होगा, ठीक है, सीधे FD सिंपल सा FDMA होगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर्स, तो थर्मिस्टर्स का कौन सा एप्लीकेशन नहीं होता, तो कौन सा होता है, डिजिटल थर्मोमीटर्स में थर्मोस्टेट्स लगते हैं, थर्मिस्टर्स हमारा यही यूज होता है, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर में। दूसरा ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस टू मेजर ऑयल एंड कूलेंट टेम्परेचर इन कार एंड ट्रक्स, तो ऑयल और कूलेंट का टेम्परेचर नापने के लिए भी हमारा थर्मिस्टर यूज होता है। और हमारा किसमें, हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक माइक्रोवेव, फ्रिजेस और ओवन। तो थर्मिस्टर क्या होता है, अपने आप आपका टेम्परेचर को मेजर कर लेगा और उसके हिसाब से आपको जैसे इलेक्ट्रिकल केटल के अंदर आपका थर्मिस्टर लगा होता है, ओके, तो उसके हिसाब से वो टेम्परेचर को मेजर करके केटल को ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा, तो पावर को आपका शेव कर सकता है। तो ये हमारा थर्मिस्टर का काम होता है कि वो मेजर कर सकता है टेम्परेचर को। तो डिस्चार्जेबल बैटरीज, देखो यहाँ पे कोई भी सीधे से काम है ही नहीं थर्मिस्टर्स का, बैटरी है वो भी कैसी है, डिस्चार्जेबल, जो डिस्चार्ज होती हैं। यहाँ पे आता है इवन सिग्नल हमें बताना है, तो इवन सिग्नल का हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन फॉर एन इवन सिग्नल।
तो हमारा एक्स टी जो होगा वो एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे ये सही ऑप्शन है, ये गलत है, आंसर की में गलत दे दिया है। ओके, ये हमारा क्या शो कर रहा है, अगर बाहर माइनस जाता है ये हमारा क्या शो कर रहा है, ऑड सिग्नल को शो कर रहा है। ऐसे ही हमारा इवन सिग्नल, ये इवन सिग्नल है ये वाला, और ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, एक्स ऑफ टी प्लस वन, ये पीरियोडिक सिग्नल है। उसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर कैन बी कंसीडर्ड अ सेल्फ कंटेंट सिस्टम विद अ प्रोसेसर। मतलब माइक्रो कंट्रोलर एक तरीके का हम मान सकते हैं कि एक सेल्फ कंटेंट सिस्टम है, एक प्रोसेसर उसके संग होता है, एंड प्रोसेसर कॉमा, ठीक है, और मेमोरी भी होनी चाहिए कॉमा, एंड पेरिफेरल्स दैट कैन बी यूज एज अ एम्बेडेड सिस्टम, तब वो एक पूरा एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है। तो तीन चीज़ें हैं कि सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, और पेरिफेरल्स के अंदर आपका कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। तो मेमोरी हमारा और होनी चाहिए, मेमोरी, प्रोसेसर और पेरिफेरल्स। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं। अर्जर्सन रीजन का है कि अर्जर्सन क्या कह रहा है कि इन एवरीडे यूज 5 वोल्ट एसी सप्लाई मीन्स 5 वोल्ट आरएमएस। तो जो एसी सप्लाई है वो आरएमएस उसका मतलब होता है, 5 वोल्ट एसी सप्लाई का मतलब 5 वोल्ट आरएमएस। और जो इंडिया में 220 वोल्ट हमारा आता है तो वो आरएमएस वैल्यू ही होती है हमारी। ओके, विद पीक वोल्टेज अबाउट 7 वोल्ट, जिसका कि पीक वोल्टेज करीब 7 वोल्ट के पास होता है। तो वी आर एम एस क्या होता है आपका VM/√2। तो आप ये निकालोगे वी मतलब VM मतलब पीक वोल्टेज, तो आपका VRMS इंटू √2 हो जाएगा। तो ये आपका 5 इंटू 1.414, तो करीब करीब ये 7 वोल्ट के करीब ही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इन एवरीडे यूज AC वोल्टेज एंड करेंट्स आर ऑलवेज गिवन इन एज RMS, ठीक है, वो खुद ही बता रहे कि RMS में दिए होते हैं, बिकॉज दिस अलाउ अ सेंसिबल कंपेरिजन टू बी मेड विद स्टडी DC वोल्टेजेस एंड करंट सच एज फ्रॉम अ बैटरी। तो RMS वैल्यू अगर वोल्टेज होगा हमारा जो AC से निकल रहा है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो हमारा DC का वोल्टेज है आसानी से। तो ये उसने खुद ही बता दिया कि RMS में होते हैं, तो फिर ये हमारा बोथ A एंड R ट्रू हो गया। अर्जर्सन भी ठीक है, उसका रीजन भी ठीक है। फिर सेकंड 12th आता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ सेलुलर सिस्टम इन अ फिक्स्ड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कैपेसिटी एक सेलुलर सिस्टम में आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके। ओके, तो सीधे से बात आ जाती है कि आपके नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स इन अ क्लस्टर इज रेप्लिकेटेड, कितनी बार आपका जो नंबर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपका क्लस्टर जो है वो रेप्लिकेट किया गया है। नंबर ऑफ यूजर नहीं, नंबर ऑफ बेस स्टेशन नहीं, नंबर ऑफ डायरेक्शन एंटीना नहीं। तो कितनी बार आपका जो क्लस्टर है, जो क्लस्टर को रेप्लिकेट किया है, उतनी बार आपका उसके प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटी ऑफ अ सेलुलर सिस्टम। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज। ये डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज है 2VB, ये हमें निकालना है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ट्रैफिक इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर रहा है। ओके, इज मेजर्ड बाय एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी से हम उसको मेजर करते हैं ट्रैफिक को। तो वो हमारी क्या है, मतलब ट्रैफिक को हम किस यूनिट से, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, तो उसको जो मेजर करते हैं तो वो यूनिट है हमारी एयर लैंग, ठीक है, अर लैंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, बिकॉज मतलब ये काफ़ी एक अलग सा नाम है, ठीक है। तो जो ट्रैफिक को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो है अर लैंग। ओके, तो इसको C प्रोग्रामिंग के कोड को तो छोड़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स इन्वॉल्व बेसिक स्टेप, वो बेसिक स्टेप इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर तो वो बेसिक स्टेप हमें बताने हैं। तो हमारा BACD है, मतलब सबसे पहले आप क्रिएट करोगे द ऑप्टिकल सिग्नल इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ ट्रांसमीटर। पहले आप ऑप्टिकल सिग्नल को क्रिएट करोगे, फिर आपका फिर आप क्या करोगे, रिलेइंग द सिग्नल अलॉन्ग द फाइबर, फिर उस सिग्नल को अलॉन्ग द फाइबर, ये फाइबर है। ओके, तो पहले क्या हुआ, बेसिक सा है कि पहले आप क्रिएट कर रहे हो, फिर उसको फाइबर के थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है। रिलेइंग लिखा है कि रिलेइंग कर रहे हैं। थर्ड क्या है आपका BACD, फिर क्या है रिसीविंग द ऑप्टिकल सिग्नल। तो फिर ये तो आपने क्रिएट किया, फिर उसको भेजा, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस एंड पे आपने रिसीव किया। इस तरीके से याद करेंगे। और फिर जब उसको रिसीव कर लिया तो फिर उसको फाइनली हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, एक तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये आपका हो गया B, फिर B के बाद A, फिर A के बाद C और फिर D। तो आपने क्रिएट किया, रिलेइंग करी, फिर रिसीव किया उसको, फिर कन्वर्ट कर दिया आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये सही हो गया। ये इसका किसका आपका था, फाइबर ऑप्टिक्स का था। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि ये एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है। तो अर्जर्सन क्या कहता है, देयर इज अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल,
ठीक है। करंट कैरिंग कॉयल जो है इस पर एक पेयर ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दीज टू फोर्सेस कॉजेज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्शन को करता है। आई द गैल्वेनोमीटर्स हैंड डिफ्लेक्टेड लेफ्टवर्ड। इसका मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर का हैंड है ये क्या है, एक तरीके का ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, गैल्वेनोमीटर का जो हैंड है वो लेफ्ट में हमारा जा रहा है। ओके, ये अर्जेशन दिया है क्योंकि उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, पेयर ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रीजन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कॉइल विद द करंट कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन है उसकी, मतलब पहले में कुल मिला के वो क्या कह रहा था कि वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, डिफ्लेक्टेड लेफ्टवर्ड। तो मेन तो फाइनल कंक्लूजन ये था। और दूसरे में वो ये आपको बता रहा है कि आप वो डायरेक्शन को निकालो कैसे। तो फिर ये कह सकते हैं ना कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वो बता रहा है कि आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ फंक्शन फॉर विच द नंबर ऑफ मिनटर्म्स एंड नंबर ऑफ मैक्सटर्म्स आर सेम। तो न्यूट्रल फंक्शन वो एक फंक्शन होता है जिसके लिए नंबर ऑफ मिनटर्म्स और नंबर ऑफ मैक्सटर्म्स आपकी सेम होती है, ये याद रखेंगे। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट थर्मिस्टर एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही है, थर्मिस्टर्स आर मोर एक्यूरेट एंड चीपर देन RTDs। तो एक आपका क्या है, RTD है, रजिस्टर टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और एक है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर ज़्यादा बेटर होता है, काम लगभग दोनों का एक जैसा होता है, तो ये आपका बेटर है ज़्यादा। और दूसरा आपका क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये ज़्यादा चीपर होते हैं और आपके मोर एक्यूरेट होते हैं, इनका रिस्पॉन्स भी फास्ट होता है। और थर्मिस्टर्स आर कॉमनली मेड विद, किससे बनाते हैं, सेरामिक एंड पॉलीमर मटेरियल से बनाते हैं। ओके, थर्मिस्टर्स को। और जबकि एट द सेम टाइम RTDs को आप किससे बनाते हो, प्योर मेटल से बनाते हो, तो वो महंगे हो गए, ऑब्वियस ही बात है। और थर्मिस्टर्स कैन मेजर टेम्परेचर ओवर अ वाइड रेंज देन RTDs। तो ये गलत है। तो थर्मिस्टर्स की जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। वो बेटर तो होते हैं, ठीक है, बेटर, बट उनकी जो रेंज है वो रेंज आपकी क्या बोली जा रही है कि रेंज इनकी लिमिटेड है थर्मिस्टर की, ये याद रखेंगे। RTDs की क्या है कि बाकी सारी चीज़ें तो ड्रॉबैक है बट उसकी रेंज लिमिटेड नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेलल DC सर्किट। एक पैरेलल और आपका DC सर्किट है, इसके लिए क्या सही नहीं है। तो बाकी तो हम टाइम बर्बाद नहीं करते, इसी को देख लेते हैं डायरेक्ट। कि करंट थ्रू द इंडिविजुअल कंपोनेंट कनेक्टेड इन पैरेलल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेज। तो करंट क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देयर रेजिस्टेंसेज के। तो ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो करंट डिवीजन रूल होता है, इसको मैंने अपने वीडियोज़ में बार बार बोला है। करंट डिवीजन रूल की अगर बात कर रहे हैं, मान लो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, मान लो ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, और यहाँ से आपका करंट आ रही है। ओके, यहाँ से आपकी करंट आ रही है मान लो कि 10 एम्पियर, इसमें आपका I4 जा रही है और इसमें आपकी I8 जा रही है। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर आप I4 निकाल रहे हो तो आप पूरी करंट लिखो, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम लिखो, ठीक है, 8 + 4। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट वाले से। अगर आप I4 निकाल रहे हो तो आप 8 ओम मल्टीप्लाई करोगे, और ये भी ओम। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेज है, ये बात यहाँ पे गलत हो गई। करंट डिवीजन रूल कहता है कि आप अपोजिट वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। ओके, और जब आप I8 निकालोगे, 8 ओम में करंट निकालोगे, तो ऊपर लिखोगे 10 और नीचे लिखोगे सम 12, और आप अपोजिट वाले रेजिस्टेंस मतलब 4 ओम से मल्टीप्लाई करोगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं कि इन द ईयर 1993, कौन सा ईयर, 1993, द डैश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर, पहला माइक्रो कंट्रोलर विद फ्लैश मेमोरी। तो पहला माइक्रो कंट्रोलर बट विद फ्लैश मेमोरी किसने दिया था, एटमेल ने दिया था, एक कंपनी है। ओके, तो एटमेल, बाकी हमारा इंटेल कंपनी, एल्केमिस्ट, एरिक्सन, ये सारी कंपनीज है, इन्हीं फील्ड की माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की। तो पहला एटमेल ने दिया था 1993 में विद फ्लैश मेमोरी के साथ में। फिर बात कर रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट स्टैंडिंग वेव रेशियो, या फिर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, एक ही बात है। तो इसके बारे में ट्रू क्या नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं होता, डायरेक्ट रेशियो के इक्वल नहीं होता कि Vmax अपॉन Vmin। ओके, तो Vmax + Vmin और Vmax - Vmin कुछ मतलब इस तरीके से होता है। ये आपका सही है, V फॉरवर्ड FWD + V रेफरेंस अपॉन V फॉरवर्ड - V रेफरेंस, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये आपका करेक्ट है। वो पूछ रहा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। और VSWR मीटर कैन मेजर करंट SWR एंड VSWR, ठीक है, करंट SWR मतलब
करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो, और VSWR मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो ये हो गया VSWR कैन मेजर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो ये मीटर के नाम है, ठीक है। ये आई करके लिखा है, ISWR मीटर, करंट SWR को, ठीक है, ये है IWSR मीटर और VWSR मीटर, सॉरी SWR। तो ये हमारा करंट SWR को मेजर कर सकता है, एट द सेम टाइम ये आपका वोल्टेज SWR को मेजर कर सकता है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। फिर स्टैंडिंग वेव्स आर ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी वेव्स इन फिजिक्स। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वही हमारी फिजिक्स में किस नाम से जानी जाती हैं? स्टेशनरी वेव के नाम से जानी जाती हैं। तो ये पहला वाला गलत था। फिर आते हैं इधर व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस फॉर अ बिट सीक्वेंस। आउटपुट 2 क्लॉक पल्सेस के बाद क्या होगा? बिट सीक्वेंस अगर हमें दिया है 1101 सीरियली एंटर्ड इनटू अ 4-bit पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ओके, और वो चीज़ इनिशियली क्लियर, तो ये इनिशियली क्लियर था। तो आउटपुट आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस फॉर अ बिट सीक्वेंस, 2 क्लॉक पल्सेस के बाद क्या हो जाएगा? तो इसको हम शिफ्ट करेंगे। एक क्लॉक पल्स के क्या होगा? ये शिफ्ट हो जाएगा दरम्यान, मान लो। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका 0 1 फिर 1 फिर 0। नहीं, हाँ, ये तब होगा जब आप LSB किसको मान रहे हो? इसको मान रहे हो। तो ये आपने जब एक बार किया, 2 बार कर दोगे तो ये क्या कर देगा? ये आपका 0 0 और 1 1 कर देगा। बट ये गलत है, आंसर ठीक नहीं है हमें, क्योंकि नंबर हमारा जो ये लिखा है ना, तो LSB हमारा इसमें क्या है हमें पता होना चाहिए। ये LSB हमारा ए साइड होता है ना, राइट हैंड साइड LSB होता है। आप इधर इनको शिफ्ट करो तो ये क्या कर देगा? आपका 1 0 1 और 0 कर देगा, ठीक है। इधर से एक 0 आके जुड़ जाएगा, ओके, इधर से 0 जुड़ जाएगा। फिर से शिफ्ट करो तो ये क्या कर देगा? 0 1 0 0, ठीक है। तो ये देखो, आप 2 बार अगर शिफ्ट करोगे, 2 क्लॉक पल्सेस मतलब 2 बार शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इधर शिफ्ट करेंगे राइट लेफ्ट में, मतलब LSB की साइड से हम इसको बाहर शिफ्ट कर दे रहे हैं नंबर्स को, और इधर से 0 को डाल दे रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ से ऑड वन हमें बताना है। तो हमारा रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम का एक टाइप है। फिर स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम भी एक टाइप है। फिर नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम भी एक टाइप है। स्टैटिक एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, ओके। तो स्टैटिक एम्बेडेड सिस्टम हमारा टाइप नहीं होता है। तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होता है, स्टैंड अलोन होता है, नेटवर्क होता है। फिर बात करते हैं वेरिएबल लॉसेज इन द मोटर के अंदर जो वेरिएबल लॉसेज होते हैं वो किस किस के मिलके बने होते हैं? आपका रजिस्टेंस लॉस इन स्टेटर एंड इन रोटर, मतलब वो टोटली आपका रजिस्टेंस लॉस होता है, ओके। अब उन्होंने क्या कहा है? वेरिएबल लॉस, क्योंकि रजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि V और I हमारा कम ज़्यादा होगा, डिफरेंस होगा। तो रजिस्टेंस लॉस, वेरिएबल लॉस मतलब हमारा रजिस्टेंस लॉस, और इन आपका स्टेटर भी एंड रोटर भी, दोनों पार्ट में। स्टेटर रोटर आपके मोटर के अंदर के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ मोटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो न्यूमेरिकल है। फिर ये उन्होंने हिंदी में लिख दिया है कि कौन सा विकल्प सत्य है, सही है? तो सक्रिय फिल्टर आकार में छोटे और कम भारी होते हैं, मतलब हमारे एक्टिव फिल्टर जो होते हैं वो आकार में हमारे छोटे और कम भारी होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं और लेस बल्कि होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लिखा है, बस ये लिखा है एक्चुअली में, ओके। एक्टिव फिल्टर आपके स्मॉल और लेस बल्कि होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि स्टडी द गिवन फिगर। तो ये 1 से 4 की तरफ ये आपकी किस चीज़ के डायग्राम है, ओके। ये तो आपका जीनर डायोड है, ये आपका नॉर्मल डायोड है। देखो जंक्शन डायोड, नॉर्मल डायोड, मतलब सॉरी जंक्शन डायोड वही नॉर्मल डायोड, फिर जीनर डायोड, और ये आपका क्या है? फोटो डायोड है। आप इस पर अलग से लाइट इंसिडेंट करा रहे हो तो ये कंडक्ट करेगा, तो ये फोटो डायोड है। और ये क्या है? ये लाइट को भेज रहा है बाहर, तो ऐसा कौन करता है? ऐसा LED करता है, तो ये LED डायोड है। फिर नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो DC एमीटर में हमें ओम्स लॉ का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ओके। बाकियों में क्यों नहीं मिलेगा? थायरिस्टर एक अलग तरीके की डिवाइस होती है, और ट्रांजिस्टर में ओम्स लॉ का ऐसा कोई बात नहीं, डायोड में भी नहीं, ये नॉन लीनियर डिवाइस है। यहाँ पे लीनियर की अगर बात करें तो DC एमीटर में आपको एक ओम्स लॉ का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज। का डिसएडवांटेज क्या है?
ओके, तो यूज फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो सही है, ब्लूटूथ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, वॉइस और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लो पावर कंजप्शन होता है, ये भी फ़ायदा है। अफोर्डेबल रेट होता है, ये भी फ़ायदा है। आप किसी भी मतलब ब्लूटूथ की जो चिप आती है ना, तो उसको एक इतनी बड़ी सी अलग से चिप आएगी जब आप ये सब काम करेंगे माइक्रो कंट्रोलर का, तो आप उसको अलग से लगा सकते हैं। 250 या 200 रुपीज़ की आएगी, तो चीपर है। ओके आपको वायरलेसली अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है, ठीक है, सिक्योरिटी आपकी बहुत लेस होती है, ये समझने वाली बात है। कोई भी सिक्योरिटी को ब्रीच करके आपके डेटा को वो ले सकता है। ओके, उसके बाद आता है कि आरसी कला विस्थापक 2 लाख मतलब ऑसिलेटर में 3 आरसी अग्रज दलक्रम का कुल हमारा कितना होगा, तो मतलब कुल मिला के ऑसिलेटर की बात कर रहा है, तो अगर वो 3 आरसी ठीक ही बात कर रहा है तो एक का 60 डिग्री होगा, टोटल एंगल आपका हमेशा 180 डिग्री होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट TDMA, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके बारे में गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। सही क्या है, हाई ट्रांसमिशन रेट होता है इसका, अच्छी बात है। डिसकंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है, और यहाँ पे डुप्लेक्सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ओके, तो ये सारे तो करेक्ट स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी फॉर सिंगल यूज़र, तो यहाँ पे सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी सिंगल यूज़र के लिए होती है, ऐसा नहीं, यहाँ पे हम टाइम डिवाइड कर देते हैं। ओके, टाइम डिवीजन कर देते हैं, तो यहाँ पे सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी पे एक यूज़र सॉरी सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी फॉर सिंगल यूज़र। ओके, तो यहाँ पे वही तो बात हो रही है समझने की, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से देखते हैं कि टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, टाइम को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन हमारा नहीं हो, है ना। अब वो तुमसे कह रहा है कि नहीं सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी, हर एक यूजर को तुम सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी दोगे, तो हमने फ्रीक्वेंसी का क्या किया, डिवीजन किया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये समझने वाली बात थी कि हम टाइम का डिवीजन तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का डिवीजन क्यों करेंगे। तो हम जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होगी सभी यूज़र के लिए एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी होगी, तो अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। उसके बाद इधर आते हैं फॉर अ सीरीज डीसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट होल्ड ट्रू, तो क्या हमारा सही नहीं होगा। तो टोटल सर्किट करंट इज द अरिथमेटिक सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब वो बात कर रहा है सीरीज डीसी सर्किट की, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इस वजह से ही हमारा पॉइंट गलत है। बाकी क्या है, when a number of electrical components are connected in series the same current flows through the, ठीक है, तो सीरीज में करंट आपका सेम रहता है, ये हो गया। दूसरा था अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस, तो अगर एक ऐसा कोई डायग्राम है, एक ये वोल्टेज लगा है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, तो सबके इर्द गिर्द जो वोल्टेज होगा तो वो इस वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और क्या कह रहा है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज रेजिस्टेंस वैल्यू। हाँ, तो ये वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है और ये 3 में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर आपका ये मान लो इसमें आपको वोल्टेज निकालना है, तो आप मतलब इसमें V1 मान लो 1 है ये, तो 10 और इसमें यही वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 1 ओम ही है, और अपॉन इसका सम टोटल का। अब ये तीनों सही हो गए तो फिर ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ शॉर्ट सर्किटेड स्टब, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकेशन एक स्टब की बात करता है, शॉर्ट सर्किटेड, वो भी शॉर्ट सर्किटेड स्टब, ये कहाँ से आ गया, ये आपका आया है माइक्रोवेव में से और EMT, तो वहाँ पे स्टब यूज होता है। तो एक शॉर्ट सर्किटेड स्टब का पॉइंट ऑफ लोकेशन अगर आपको निकालनी हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका कि 5 ये होता है 5 प्लस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स K अपॉन पाई और इंटू λ/4। ओके, तो यहाँ पे गलत हमारा क्या क्या है, ओके, तो 5 माइनस नहीं होगा पहली बात, तो फिर 5 प्लस 2 पाई है माइनस प्लस कॉस इनवर्स K अपॉन 2 पाई नहीं है, केवल पाई है, और λ/4, ठीक है, λ/2 नहीं है, तो ये सारी वैल्यूज गलत है। तो 5 प्लस पाई माइनस प्लस कॉस इनवर्स K अपॉन पाई और इंटू λ/4, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो और था नहीं कुछ। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ चैनल्स इन अ TDMA के अंदर नंबर ऑफ चैनल्स अगर आपको निकालने हैं, ओके, नंबर ऑफ चैनल्स आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, तो नंबर ऑफ चैनल्स होगा MB आपका टोटल माइनस बैंडविड्थ, क्या बैंडविड्थ है, टोटल बैंडविड्थ माइनस 2 टाइम्स जो बैंडविड्थ गार्ड बैंडविड्थ है, और अपॉन BC, तो ये होगा, तो M में मल्टीप्लाई करोगे आपका जो बैंडविड्थ टोटल है, और माइनस 2 टाइम्स आपकी जो गार्ड बैंडविड्थ है, ओके, और आपका BC बैंडविड्थ एक ये हो जाएगी,
तो ये आप यूज़ करके नंबर निकाल सकते हो। तो ये याद रखेंगे क्या क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये 2b टोटल नहीं होगा, बहुत मतलब एकदम सी बात है। फिर बाकी तो ठीक है, देखिए इसमें ठीक है, यहाँ पे 2bc नहीं होगा और यहाँ पे 2m नहीं होगा। देखो कभी भी आपको एक चीज़ गौर करो, कभी भी अगर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को देता है, भारी भरकम फॉर्मूले वाले, तो वो उसमें वेरिएशन करके देता है, मतलब छोटे छोटे वेरिएशन। वो चारों में फॉर्मूला लगभग एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं कि 4 अलग अलग फॉर्मूले दे दिए। ओके, तो वो वेरिएशन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो इस तरीके के, तो वहाँ पे आप जो बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे उन पे भी ध्यान दो कि ये क्यों नहीं होगा, इसमें ये गलती थी, इसमें ये 2bc है, इसमें 2m है। तो ये याद करने वाली बात है। केवल 2 हमारा गार्ड बैंड के संग हमारा 2 है। ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करो। और ये रट जाना चाहिए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का आपका जो इंटरप्ट होता है वो आपका ट्रैप होता है, जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। ओके, ट्रैप। बाकी आपके INTR, RST 6.5, 7.5, 5.5 इतने सारे अलग अलग तरीके के इंटरप्ट होते हैं आपके। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी का आपका ट्रैप हो गया और इसको छोड़ देते हैं, सी प्रोग्राम है। फिर इधर आते हैं मैच द कॉलम्स। 1 का A, 2 का B, सॉरी 1 का ये 1, तो 1 तो ऑप्शन है, A का 2। अब देखते हैं A का 2, तो D0 से D7 ये डेटा लाइन्स है, ये तो दिखाई रहा है डेटा लाइन्स है। ये आपका रीसेट इनपुट है, ये आपका इंटरनल एड्रेस है। इसमें क्या था यार, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको नहीं देखते। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लाइट इज यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो OFC के लिए हम कौन सी लाइट को यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। लेज़र को यूज़ करते हैं OFC के लिए। ओके, OFC के अंदर लेज़र को यूज़ करते हैं, बाकी बल्ब लाइट, सनलाइट नहीं, ट्यूब लाइट नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। इन ऑल फ्यूल टाइप्स प्राइमरी एनर्जी कंटेंट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। सारे के सारे फ्यूल टाइप्स में प्राइमरी एनर्जी को हम किस उसमें यूनिट में शो करते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे नई तरह के शब्द है टो, जो यूनिट होती है प्राइमरी एनर्जी की। सारे के सारे फ्यूल टाइप्स में जब फ्यूल की बात करते हैं तो हमारा एनर्जी होती है TOE, तो इसको यूज़ करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें वो क्या पूछ रहा है कि मिनिमम सैम्पलिंग रेट हमें कितना चाहिए रहेगा फॉर द बैंड पास कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन आए कि सैम्पलिंग रेट और इस तरीके से बैंडविड्थ पूछे, तो जो तीनों ये अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें से आप सबसे हाई वाला ये चूज़ करो, ठीक है, मोस्ट हाई वाला। अब आप कहोगे कि इसमें हाई तो ये 10 किलोहर्ट्ज़ से 10,000 मतलब 10K है, बट अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या है, जैसे cos 6000 πt है, इसको आप किससे कंपेयर करोगे, 2πft से। तो ये जो 6000 है ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका 2f के इक्वल हो गया। तो अगर एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में आपका इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3K, इसकी कितनी है 4K, ओके, और इसकी 4K और इसकी कितनी है 5K। तो ये 5K ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट हाई वाला जो कॉमन में से सबसे ज़्यादा कॉमन है, हाई वैल्यू वो लेनी है आपको, पर इसको 2 से, इन वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, है ना। फिर ये आता है, ये कुछ एक इस तरीके का क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोवेव आर मेंशन्ड हियर। तो इनकरेक्ट प्रॉपर्टी हमें बतानी है कि जो गलत है। तो माइक्रोवेव जो होती है वो रिफ्लेक्टेड बाई आयनोस्फीयर होती है, तो गलत है, वो पास कर जाती है आयनोस्फीयर को। कहीं आयनोस्फीयर तो माइक्रोवेव हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। फिर माइक्रोवेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आर रिफ्लेक्टेड बाई द कंडक्टिंग सरफेस। केवल कंडक्टिंग सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बाई कंडक्टिंग सरफेस। माइक्रोवेव दैट आर वेव्स आर द वेव्स दैट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये EM एनर्जी को रेडिएट करते हैं और जिनकी वेवलेंथ हमारी कम होती है, मतलब। और देखो ये क्यों कह रहा है वो, और ये सही कैसे है। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी, और माइक्रोवेव हमें ऑलरेडी पता है कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है माइक्रोवेव, है ना। तो ये इसलिए सही हो गया, ये सही होगा कि केवल कंडक्टिंग सरफेस से हमारा ये वो करती है। तभी तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम वेव गाइड को यूज़ करते हैं कि रेक्टेंगुलर टाइप का मान लो वेव गाइड है, तो इसमें हमारा रिफ्लेक्ट होती है इससे माइक्रोवेव, ओके, क्योंकि ये कंडक्टिंग होता है। फिर माइक्रोवेव करंट्स कैन फ्लो थ्रू अ थिन लेयर ऑफ केबल। और माइक्रोवेव करंट जो है वो थिन लेयर ऑफ केबल से हमारा फ्लो कर सकती हैं, तो ये पॉइंट भी ठीक है। तो गलत क्या है कि माइक्रोवेव जो है वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट, हमारा जो बोले कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं होता है, ओके। आयनोस्फीयर से वो पार चला जाता है। उसके बाद है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय, मतलब टाउ डी की बात कर रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल टू हम करेंगे I स्क्वायर, ये याद रखेंगे, ओके,
कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क हमारा आई स्क्वायर के करंट के प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे स्क्वायर तो इसमें भी है और आपका इसमें भी है तो हमें याद रखना है कि टाउ डी जो है उसकी पूरी वैल्यू 1/2 आई स्क्वायर इंटू आपका dl/d थीटा ये होता है। तो ये dl/d थीटा का टर्म आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट रहने वाला है dl/d थीटा का। मूविंग, और किसकी बात कर रहे हैं? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर एक छोटा सा MCQ है, मतलब ऐसे तो कह नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है, बट द कॉलिंग वेक्टर एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर RST5 इज, तो ये याद कर लेंगे RST5 के लिए कॉलिंग वेक्टर एड्रेस हमारा 0028, ये 28 हमारा याद कर लेंगे। ओके, हेक्स फॉर RST5। ठीक है, शक्ति मतलब क्या हो गया? पावर या एनर्जी। ठीक है, हिंदी में मतलब ये तो इजी क्वेश्चन होगा, इसको तो कर ही लेंगे। और फिर आगे देखते हैं, ये तो हो गया, ये आपका सी प्रोग्रामिंग का है। इसको देख लेते हैं, फाइंड द ऑड वन, ऑड वन बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक बैटरी है, ये आपका एक डायोड है और ये आपका करंट सोर्स है। अगर हम ऑड वन बताएं तो ये दोनों तो आपके एक्टिव सोर्स हैं, बट क्योंकि अगर इसका कटिंग वोल्टेज है डायोड का, तो ये भी आपका करंट को कंडक्ट करा सकता है। ओके, बट ये आपका कैपेसिटर, ये स्टोरिंग एलिमेंट है, ये पैसिव है, तो ये सॉरी कैपेसिटर है, तो ये आपका पैसिव है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। उसके बाद 50 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द करेक्ट फ्रेज टू डिस्क्राइब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो करेक्ट फ्रेज हमारा कौन सा नहीं है? तो प्रोसीजरल, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए तो ये हमारा प्रोसीजरल है, मिडिल लेवल है, मॉडलर है, केस इनसेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव है। ओके, उसके बाद आता है कि ये पूरा सा सर्किट दिया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द लेबल्स मिसिंग। तो इसमें जो लेबल मिसिंग है वो हमको बताने हैं, मतलब ये हमारा एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ओके, तो ये आपका ये जो इस तरीके ट्रायंगुलर टाइप का, ये तो आपका एम्पलीफायर है। इसके पहले फोटो डिटेक्टर के पहले जो लगा है वो आपका क्या है? वो आपका एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर है। ओके, और सबसे शुरू में ये जो आपका लगा है, तो ये आपका ट्रांसमीटर, ये पूरा डायग्राम में बताया जा रहा है, ये ट्रांसमीटर का डायग्राम है। ओके, ये ट्रांसमीटर साइड का डायग्राम है, ये रिसीवर साइड है। जैसे इसके ऊपर रिसीवर लिखा है तो इसके ऊपर ट्रांसमीटर होना चाहिए। अब ट्रांसमीटर तो आपका पहले वाले उसी में आ रहा है, तो ट्रांसमीटर, उसके बाद जो ये बी है, ये आपका ये ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है। ओके, तो जब आप इनको मैच कर लेंगे, पहली बात तो अगर पहला ट्रांसमीटर होगा तो ही आपका आंसर क्लियर हो गया। और अब लास्ट वाले को देख लो, ये एम्पलीफायर है, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप सिंगल कॉमास, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, डबल नहीं लगाते। जैसे ये बी है तो ये हमारा यहाँ पर ठीक होगा। वो भी कॉमास कैसे होते हैं? ये दोनों ऐसे बाहर को होते हैं। पाइटेट ट्यूब्स आर यूज टू, ठीक है, पाइटेट पिटॉट ट्यूब्स जो होते हैं, तो इनको किस लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब क्या चीज़ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ये हमें बताना है। यूज टू चेक आपका एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स, तो एयर की वेलोसिटी ये हमें बताता है डक्ट में कितनी है, पाइटेट ट्यूब की अगर बात करें तो। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये किस तरीके का एडर है। ओके, तो ये आपका कैरी लुक अहेड एडर है। ये सिंपल फुल एडर और हाफ एडर तो ये है नहीं, ये तो देखने से पता चल रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये रिपल टाइप का भी नहीं है, ये कैरी लुक अहेड एडर है जो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, फास्टेस्ट होता है ये हमारा कैरी लुक अहेड एडर। ये असंगत का चयन करें, मतलब ऑड वन आउट की बात अगर कर रहा है तो हमारा माउस, कीबोर्ड और वेबकैम, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस हैं आपका, पेरिफेरल डिवाइसेस, बट रोम आपका मेमोरी है। उसके बाद ये क्या है? ये सिंबल किसको बता रहा है? तो ये आपका क्या है? ये जनरेटर है। और ये किस तरीके का? ये जो ये आपका किया है उड़ता हुआ, ये आपका AC जनरेटर है, जनरेटर है वो भी AC टाइप का। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कलर कोडिंग, इसका क्वेश्चन, इसका जो पेपर का जो शिफ्ट 1 था उसमें भी ये हमारा कलर कोडिंग का एक क्वेश्चन था। ये आपका टॉलरेंस है, ये आपका वैल्यू है, मतलब यहाँ तो वैल्यू भी आपको दे दी है अलग अलग, आपको केवल लिखना आना चाहिए। तो लिखने के लिए क्या है? ये 3, 4 आप और 5, क्योंकि 5 कलर कोडिंग है, ठीक है, 5 में अलग अलग पार्ट हैं, तो शुरू के 3 को आप एज अ वैल्यू लोगे तो 345। ये आपका मल्टीप्लायर है 10 की पावर 1।
और ये आपका प्लस माइनस टोलरेंस है, तो ये आपका किससे मैच होगा, इससे मैच होगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉट कैरियर डायोड। एक हॉट कैरियर डायोड का क्या एडवांटेज नहीं है। ओके, इसका मतलब कि क्या एडवांटेज है हमको ये बताना है। आपका लो टर्न ऑन वोल्टेज होता है इसका, तो टर्न ऑन वोल्टेज लो होता है, एक एडवांटेज है। वोल्टेज ड्रॉप भी इसका लो होता है और लो जंक्शन कैपेसिटेंस, सारी चीज़ें लो हैं, पर रिवर्स वोल्टेज रेटिंग जो इसकी होती है वो आपकी हाई होती है, लो नहीं होती। ये इसका एडवांटेज नहीं है, मतलब कि इसकी रिवर्स वोल्टेज रेटिंग लो होती है, ठीक है। तो ये हमारी हाई होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है हाई होनी चाहिए क्या, रिवर्स, ठीक है, वी रिवर्स वोल्टेज रेटिंग। हॉट कैरियर डायोड की अगर बात करें, बाकी सारी चीज़ें ये अपने संग लो रखता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये तो हिंदी में दे दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ये आपका क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये आपका एक तरीके का काउंटर है। ओके, कैसा है ये आपका, इसमें इसकी क्लॉक जो है, दूसरे वाले में क्लॉक जब पहले का आउटपुट निकल रहा है, तो ये आपका असिंक्रोनस काउंटर है, ये फिर रिपल काउंटर है, जिसमें पहले का आउटपुट दूसरे की क्लॉक होता है। तो ये बात उसने बोल दी पहले ही। अब क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन फिगर ईच फ्लिप फ्लॉप हैज ए प्रोपगेशन डिले, हर फ्लिप के पास एक 10 नैनो सेकेंड का डिले है, ठीक है, 10 10 10 10। उसका डिटरमाइन द टोटल प्रोपगेशन डिले फ्रॉम द ट्रिगरिंग एज ऑफ अ क्लॉक पास अंटिल अ करस्पॉन्डिंग चेंज कैन अकर इन द स्टेट ऑफ Q3। मतलब Q3 की स्टेट में चेंज, मतलब वही है कि आउटपुट मिलने तक कितना हमारा डिले हो जाएगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, एक असिंक्रोनस टाइप का काउंटर है, रिपल टाइप का है, तो 10 इसका डिले होगा। तो जब 10, ये जो आउटपुट है ये कब मिलेगा, 10 नैनो सेकंड के डिले के बाद। जब 10 नैनो सेकंड का डिले पहले ही हो गया, फिर ये वाला जो कैसे काम करेगा, ये आउटपुट कब मिलेगा, इसमें भी 10 नैनो सेकंड का डिले होगा, तो ये ऐड हो जाएंगे सारे डिले, तो आपका 40 नैनो सेकंड आ गया। अगर यही आपका सिंक्रोनस काउंटर होता तो क्या आपका डिले होता, वो 10 नैनो सेकंड ही होता, केवल जो सिंगल फ्लिप फ्लॉप का डिले है वही आपका आउटपुट का डिले होता, अगर वो ये सिंक्रोनस काउंटर होता तो। उसके बाद बात कर रहे हैं कि एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक ऑप्टिकल फाइबर OFC केबल के 3 पार्ट है। वन ऑफ दिस इज अ प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग। एक आपका प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग है, मतलब अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये आपका ऐसे, और एक और इसके ऊपर, एक इसके अंदर मान लेते हैं कि ये आपका कोर है, ठीक है। एक आपकी प्रोटेक्टिव कोटिंग है, दूसरा सिलेक्ट दैट प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो वो कोटिंग किस तरीके की होती है, तो फाइबर तो केबल ही होती है, तो क्लैडिंग और कोर अंदर की चीज़ होगी, तो बफर कोटिंग आपका बचा कि जो कोटिंग होती है प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग, वो बफर कोटिंग होती है। दिस इज न्यूमेरिकल, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। द बेस क्लॉक स्पीड ऑफ 8085, वो भी ए, ये पर्टिकुलर एक अलग तरीके का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, 8085A माइक्रो प्रोसेसर। इसका बेस क्लॉक स्पीड कितनी होती है ये हमें बताना है, तो 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है। ओके सॉरी, 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है, गीगाहर्ट्ज़ नहीं। ओके, तो 3.0 मेगाहर्ट्ज़ हमारा इसकी क्लॉक स्पीड होती है, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की ये प्रोसेसर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो NTSC सिस्टम सर्किट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन PAL एंड CCAM सिस्टम्स। तो NTSC हमारा मोर कॉम्प्लेक्स है, तो ये गलत है हमारा। ओके, तो ये पॉइंट हमारा गलत है, मोर कॉम्प्लेक्स नहीं। वर्टिकल रेजोल्यूशन इज डबल देन दैट ऑफ PAL एंड CCAM सिस्टम, तो ये ठीक है। मतलब अब ये पता नहीं किसकी बात कर रहा है, कोई सिस्टम है। स्टूडियो मिक्सिंग इज ईजी, तो यहाँ पे NTSC वाला जो मोर कॉम्प्लेक्स है ये हमारा गलत है, बस ये याद रखेंगे। याद रखने का मतलब है ये क्वेश्चन अगर रिपीट होकर आपके सामने आ गया, आप कोई फला एग्जाम दे रहे हो, ओके, ये फला एग्जाम का क्या लॉजिक है कि वहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन देगा कि मतलब पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप, और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं अदर पेपर्स के, तो आपको वो क्वेश्चन पहले देखा हुआ है कि नहीं, ये मैटर करता है। फिर बात आती है मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइट लाइट फॉर टीवी के अंदर वाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट, ठीक है, मॉडर्न मेथड हमारा क्या है, तो मोस्ट मॉडर्न मेथड है हमारा जिंक सेलेनाइड क्रिस्टल, ठीक है, जिंक और सेलेनाइड क्रिस्टल जो आपका ये है, तो ये क्रिस्टल यूज़ करना। तो गैलियम आर्सेनाइड नहीं, गैलियम फॉस्फाइड नहीं, एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड नहीं। ओके, तो ये तो क्या है, कन्वेंशनल जो आपके सेमीकंडक्टर के अंदर मटेरियल होते हैं ये लगभग वही है। ये बिल्कुल न्यू टाइप का है, जिंक सेलेनाइड क्रिस्टल से हम वाइट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसके अंदर, एक टीवी के अंदर। फिर क्या आता है कि पावर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर। ओके, तो पावर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन P=VI होता है। तो अब ये होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो ही गया, तो बाकियों को आप क्या चेक करोगे, उनको चेक ही मत करो। और वैसे भी इसमें क्या हो रहा है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते, है ना।
कि V अपॉन आई इक्वल टू वी आई, अब ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ईदर और वाला केस बन गया। मैं ईदर और करके बोलता हूँ, इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि वो दो ऑप्शन में से ही आपका आंसर होगा, बाकी दो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सही हो नहीं सकते, तो उसमें से एक गलत होगा तो एक सही होगा। उसके बाद बात करिए ऑन 14 दिसंबर 1988 द फर्स्ट ट्रांसअटलांटिक टेलीफोन केबल टू यूज ऑप्टिकल फाइबर। पहली ये है ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल, मतलब ये जो अर्थ है इसमें समुद्र से एक उससे दूसरे में डाली गई, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक केबल डाली गई OFC की। वो केबल का नाम क्या था, जो फर्स्ट केबल थी वो भी 1988 को, तो TAT8 उसका नाम था केबल का। पहली केबल जो अटलांटिक ओशन में डाली गई तभी उसका नाम पड़ा ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल, ठीक है। कौन सा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, TAT8 ट्रांस अटलांटिक, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक। उसके बाद आता है कि इन LTE, ठीक है, LTE नेटवर्क आर्किटेक्चर द इंटरफेस बिटवीन इंटरनेट एंड PDN गेटवे इज, तो जो इंटरफेस होता है वो हमें बताना है, तो इंटरफेस हमारा SGI इंटरफेस होता है LTE के अंदर, इंटरनेट और PDN के बीच में। ओके, कैसा है, SGI इंटरफेस। ठीक है, ये SMS और मैसेजेस का क्वेश्चन है, तो इसका सीधे से आंसर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग। फिर बात हो रही है कि डिजिटल मल्टीमीटर इज यूज टू परफॉर्म डायोड चेक। डिजिटल मल्टीमीटर से हम डायोड चेक कर रहे हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द गुड डायोड, तो गुड डायोड की एक्सपेक्टेड रीडिंग हमारी क्या होगी, तो व्हेन द रेड लीड ऑफ द मल्टीमीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड वाइल इट्स नेगेटिव लीड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, रेड लीड मतलब पॉजिटिव लीड, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और नेगेटिव लीड जो है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, ये टर्मिनल है डायोड के। ओके, देन वी हैव टू गेट अ लो रीडिंग ऑन द मल्टीमीटर, तो हमारे पास, ठीक है, क्या एक लो रीडिंग आनी चाहिए, तो ये आपकी सबसे अच्छी मतलब गुड डायोड की एक करैक्टरिस्टिक है कि आपका एक अच्छा डायोड ऐसा होगा, तो आपके पास ये लो रीडिंग देगा, तो वो क्या, वो डायोड कैसा होगा, वो एक डायोड आपका गुड डायोड होगा अगर ये लो रीडिंग देगा। ये क्या है, मल्टीमीटर की, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की रेड लीड आपका पॉजिटिव से जुड़ा है और नेगेटिव से जुड़ा है। उसके बाद 71 पे आते हैं कि सीमा इज 2 बल्ब्स, वन ऑफ देम इज फॉल्टी, 2 बल्ब हैं इसमें से एक बेकार है, सी कनेक्ट्स बोथ द बल्ब्स इन पैरेलल, दोनों को ये जैसे बल्ब है, ओके, एक फॉल्टी है, उसे पता नहीं है अभी कौन सा फॉल्टी है, पैरेलल में जोड़ दिया, एंड नॉट इन सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रीजन टू डू दिस, तो इनमें से क्या सही रीज़न नहीं है इन्हें करने का। इन पैरेलल करेक्शन बोथ बल्ब्स गेट एक्जैक्टली हाफ अमाउंट ऑफ वोल्टेज, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है, वोल्टेज तो हमेशा इक्वल आता है दोनों में, है ना, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। उसके बाद आता है कि द गिवन सिंबल इज, ये किस तरीके का सिंबल है, तो इसमें 2 डायोड लगे हैं, तो डबल डायोड प्रोटेक्शन का ये सिंबल है, ठीक है, मतलब इस करंट सोर्स के लिए हम प्रोटेक्शन में 2 डायोड लगाए हैं, एक ये और एक ये, 2 अलग अलग डायोड है, मतलब या तो इससे फ्लो हो जाए या फिर नहीं तो इसमें नेगेटिव साइकिल में इससे, तो ये आपका तो सिंगल डायोड प्रोटेक्शन तो दिख ही नहीं है, ऑब्वियस बात है, सिंगल डायोड प्रोटेक्शन नहीं है, एवलेंस प्रोटेक्शन नहीं है, जीनर प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये आपका डबल डायोड प्रोटेक्शन है, देखने से पता चल रहा है। ओके, फिर आता है कि एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, ठीक है, तो 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा जा सकता है। ओके, इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन डे की डेट क्या है, 14 दिसंबर, ऑन द ईयर 1991 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, 14 दिसंबर एनर्जी कंजर्वेशन डे। उसके बाद 74 में आ रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनाइट लाइन डील्स विद एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव अलॉन्ग, ठीक है, एनी डैश एंड डैश ट्रांसमिशन, मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनाइट लाइन डील की बात कर रहा है, ठीक है, इन्फिनाइट लाइन डील का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विद एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक वेव जो है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव, तो वो हमारा यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिकल हो दोनों, ठीक है, यूनिफॉर्म हो और सिमेट्रिकल हो, ये यूनिफॉर्म हो और सिमेट्रिकल हो। ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन हैविंग इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ, तो किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी लाइन हैविंग इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ, अगर उसको हम इन टर्म्स किसके निकालने हैं, इमेजिनरी लाइन के टर्म्स में निकालना है, हैविंग इलेक्ट्रिकल, उसका एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जो कि पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिकल का, ये कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ है, तो ये यहाँ पे मेन बात हमारी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये वेव्स का जो डायरेक्शन है वो हमारा यूनिफॉर्म हो और सिमेट्रिकल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव्स अलॉन्ग एनी यूनिफॉर्म है सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। ओके,
इलेक्ट्रिक वेव किसके अलॉन्ग होनी चाहिए? यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के अलॉन्ग। ये क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 75, फिर 76 से आगे देखेंगे नेक्स्ट, उसमें से 150 तक, 150 है टोटल, ठीक है, 150 पूरे हैं। 75 देख लेते हैं लास्ट, कि अरेंज द नीड्स फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट हायरार्की एज पर मैस्लोज थ्योरी, ठीक है, कौन सी थ्योरी? मैस्लोज थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप और उसके क्वेश्चन हो गए। तो 1 2 3 5 4, तो पहले आपका साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स हैं, फिर आपका सोशल नीड्स हैं। मतलब पहले एज ए इंडिविजुअल ये पूरा होना चाहिए, फिर उसी इंडिविजुअल से रिलेटेड सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद सोशल नीड्स की बात आती है कि सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपका एस्टीम एंड ईगो और स्टेटस नीड पूरी होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले ज़रूरी है मैस्लो की थ्योरी के हिसाब से आपका साइकोलॉजिकल नीड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड ज़रूरी हैं, उसके बाद फिर आप सोशल नीड्स पे आओगे, और जब सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद आप एस्टीम और ईगो और स्टेटस नीड पे आओगे कि भाई आपके पास कार होनी चाहिए और ये सब चीज़ें। और लास्ट में आपका क्या बोल रहा है वो मैस्लो, ठीक है, मैस्लो की थ्योरी लास्ट में क्या बोल रही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो ये आपका लास्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आपका ये क्या है? लास्ट है।